इतिहास के मैराथन को मैंने टोटल 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा, तो मध्यकालीन भारत देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत, देन फिर हम लोग प्राचीन भारत। यानी इस प्रकार से टोटल जो है इतिहास के टोटल 3 सेक्शन को देखने वाले हैं और उसके बाद पूरा इतिहास को ख़त्म कर देंगे। बिकॉज इतिहास जो है काफ़ी बड़ा है और आपको पता है कि ये जो मैराथन है ना, ये आपके लिए बहुत खास है। बिकॉज ये जो मैराथन है मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आ रहा हूँ और चैप्टर वाइज में भी क्या, तो पिछले 4 साल का टीसीएस आधारित जितने भी सवाल हैं केवल मैं उन्हीं को करा रहा हूँ। यानी फालतू चीज़ें आपको करा ही नहीं रहा हूँ। तो कंटेंट ऐसा है जो कि आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जॉब मिले तो आपको पढ़ाई भी उसी स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही बीत जाएंगे, 3-4 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलते हैं। सो आप जो है स्मार्ट तरीके से तैयारी करिए और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए अगर भरोसा हो तो। और मिलकर काम करते हैं, सिलेक्शन आप लीजिए और खुशियां दोनों मिलकर मनाएंगे। ऑलरेडी मैंने स्टैटिक जीके का मैराथन करा चुका है, जितना भी चैप्टर था उन सभी चैप्टर का आपको मैराथन करा दिया हूँ। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट से जाकर आप सारा का सारा मैराथन देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमसे मिल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको यहाँ पे आईडी मिल रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है और उसके बाद फिर इस आईडी को सर्च कर लेना है और आपके सामने ये आईडी आएगा, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं और जो भी क्वेरी आप हमसे वहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के मैराथन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक बात फिर से कहूँगा कि अगर आप मैराथन को स्टार्ट करते हैं तो पूरे लास्ट तक देखिए, चाहे आप 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन इसको कंप्लीट करके ही देखिए। बिकॉज ये क्लास सिर्फ मैराथन नहीं है, ये आपके जीवन के लिए बहुमूल्य चीज़ है जो कि आपको यूट्यूब के इतिहास में ऐसा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है, तो हम लोगों के सामने है अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय। तो चलिए इसको स्टार्ट करने की, अरबों ने किस नेतृत्व में भारत का पहला सफल आक्रमण किया हुआ था। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी हो जाएगा। शॉर्ट में कहते हैं इसको MBK, यानी मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी। तो विजय प्राप्त किया हुआ था 712 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अरब के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो सिंध के ऊपर जो शासन था ये था दाहिर का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप जो है इस मैराथन को, भारत का चाहे कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, रेलवे हो, SSC हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, BPSC हो, BPSC टीचर हो, या फिर ALP हो, NTPC हो, RPF हो, RPF SI हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर राज्य का कोई एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए आप लगा सकते हैं। जहाँ भी आपका जो है हिस्ट्री पूछा जाता है या जिनका भी हिस्ट्री कमज़ोर हो और वो तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो उन सभी को बता दूं कि आप जो हैं इसको बिल्कुल आराम से लगाइए, क्योंकि इसमें केवल वही क्वेश्चन है जो कि आपका जो है एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फालतू का क्वेश्चन मैंने इसमें कराया भी नहीं है और सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम के पार्ट बने हुए हैं। सो आप सभी इसको बिल्कुल टेंशन फ्री होके जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे लगाते जाइए। तो चलिए बिना कुछ देरी किए, बस बात जो करेंगे केवल हम करेंगे क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन आपको कोई सा भी एग्जाम हो आपको दिख जाएगा मैक्सिमम। तो आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था कब, तो 1025 ईस्वी में। अब आपको क्या करना है, एक काम करना है, ये जो सोमनाथ मंदिर है ना, ये किस राज्य में है ये आपको कमेंट करना है। अब देखिए पूरा का पूरा मैराथन में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछता रहूँगा, तो आपको क्या करना है, तुरंत वीडियो को पॉज करना है और कमेंट कर देना है तुरंत आंसर। और इससे क्या होगा कि आपका जो है रिवीजन चलते रहेगा और मैं भी देखूंगा कि हाँ आप लोग जो है क्लास कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट तक। अगला सवाल है कि 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया। तो ये किसको हराया हुआ था, तो इन्होंने हराया था जयपाल को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे राज्य बता भी दिया और मैं जैसे ही आपसे सवाल पूछता हूँ तुरंत कमेंट कीजिए उसका।
तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया हुआ था? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, यानी फिर से उस मंदिर का क्या किया, निर्माण किया? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अरब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अरब जनरल डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो कि खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था। तो निम्नलिखित में से कौन है? तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करूँ तो ये कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम यानी MBK, भारत पर पहला आक्रमणकारी यही था, मुस्लिम शासक। अगला है कि सुल्तान महमूद कहाँ का रहने वाला था? आपसे पूछ रहे कि सुल्तान जो महमूद है वो कहाँ का शासक था? तो शासक की अगर बात करूँ तो ये गजनी का था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला सवाल है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? आपसे बहुत सारे सवाल इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाता है कि जो शाहजहाँ है उनका मूल नाम क्या था, तो कभी अकबर का, कभी जो है आपसे जहांगीर का पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम की अगर बात करूँ तो इसको कहते थे तैमूचिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिनमें से डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है। तो ऐसा कौन सा युद्ध था, याद करिए, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, जो कि क्या होते हैं, इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि जो जयचंद था इन्होंने क्या कर दिया था, इनके साथ विश्वासघात। अब आपको ये बताना है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो कब होता है। अगला सवाल देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। चलिए, और ये 1191 में होता है। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी। तो इनमें से कौन सा लड़ाई लड़ी जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था? अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये तराइन का युद्ध था, जिसमें से कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध शामिल होते हैं। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए 16 का जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। देखिए, एक के साथ क्या होगा, यानी चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो ये चंदावर का युद्ध जो है आपका 1194 में होता है। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद है तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर लंग का आक्रमण जो है ये 1398 में होता है। तो ऑप्शन यानी बी के साथ 1 का मैच होगा। तालीकोटा के युद्ध की बात करूं तो तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 में होता है और घाघरा का युद्ध जो है आपका 1529 में होता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की अगर बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा राइट आंसर। और दास वंश, जिसको आप गुलाम वंश जानते हो ना, उसी को कहते हैं दास वंश भी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो आपने भी बहुत सारा याद किया होगा, गुल खिले तुम शायद लोगे, इस तरह से, या फिर और भी बहुत सारे ट्रिक होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा की कर यहाँ पर शासन किया हुआ था? तो यहाँ पे अगर इसकी शासन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1266 ईस्वी से 1287। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अल बैरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किताब उल हिंद किसने लिखा? तो अल बैरूनी ने लिखा। तो किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो इसको जो लिखा गया था ये लिखा गया था अरबी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और किसी भी एग्जाम में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ये केवल आपको फिलहाल जो है 4 साल के अंदर एनटीपीसी, केवल एनटीपीसी में नहीं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँ तो चौगान खेलते हुए किनकी मृत्यु हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि कौन थे? तो आपको पता है कि गुलाम वंश या फिर दास वंश के कौन थे? फाउंडर थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि डैश ने नवरोज नामक
प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? तो नवरोज नामक त्यौहार की जो शुरुआत किया जाता है ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, ठीक है, मस्जिद हो जाएगा, मंदिर ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने किसे हराया हुआ था? तो ये हराया हुआ था किसको? यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो जयचंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो पहला मुस्लिम वंश की अगर मैं बात करूँ तो ये गुलाम वंश था। उसके बाद कौन सा? तो लोधी वंश। उसके बाद तुगलक वंश। तो क्रम आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मेशन किया जाता है 12वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया हुआ है? तो दीवान ए अर्ज की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना बलबन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। तो ऐसा कौन से सूफी संत हैं जिनके नाम के ऊपर जो है कुतुब मीनार का नामांकन किया गया था? तो अगर आंसर की बात करूँ तो यह है बख्तियार काकी, ठीक है। तो बख्तियार काकी के नाम के ऊपर क्या होता है कि कुतुब मीनार का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों का मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू हो जाता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ही आदेश के तहत किया जाता है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों के दोनों जो हैं मामलूक वंश से संबंधित थे। कौन सा? तो मामलूक वंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वंश नहीं है एक्चुअली, ये राजवंश है। मतलब कि गुलाम वंश के अंदर देखेंगे ना तो कई सारे राजवंश हुआ करता था, 3 राजवंश था। तो ये दोनों जो थे मामलुक राजवंश और मामलुक घराने से आया करते थे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि भारत में सिजदा और पाबोस, पाबोस तो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन पाबोस भी आता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर, यहाँ पे जो सवाल कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है आपसे कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो सिजदा प्रथा का शुरुआत जो किया हुआ था ये किया हुआ था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए शासकों का कालानुक्रम यानी उनका टाइमिंग के अनुसार उन्हें क्या करना है? अरेंज करना है। तो चलिए इनको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा महमूद गजनवी, यानी 1 नंबर पे कौन आ जाएगा? तो महमूद गजनवी आ जाएगा। और दूसरे नंबर की अगर बात करूँ तो मोहम्मद गौरी आ जाएगा 2 पे। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करूँ तो ये चंगेज खां आ जाएंगे। और चौथे नंबर की अगर बात करूँ तो चौथे नंबर पर आ जाएंगे कौन? तो ये तैमूर आ जाएंगे ये चौथे नंबर पर। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए 2 4 2 4 और उसके बाद 3। तो हमें कहाँ पे दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला कथन कह रहा है कि अलबेरूनी ने सूफी संत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवद गीता के समानांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप में की है। तो ये कथन सही है। उसके बाद है अलबेरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। तो ये भी सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि सूफी संत सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। तो ये वाला जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कौन सा कथन? ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दे रखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया हुआ था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा की अगर बात करूँ तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? यहाँ पे पूछ रहे कि ये क्या है? तो ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये एक प्रकार का मस्जिद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया हुआ था? तो ये बात दिल्ली की हो रही है। तो यहाँ पे सल्तनत की जो राजधानी हुआ करता था ये था दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न दिल्ली इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता था? तो इल्तुतमिश को जो उपनाम दिया गया था गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल स्थित है?
तो कुतुब मीनार के अंदर जो मंजिल की संख्या है ये टोटल है 5। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये पहला सुल्तान था कौन? तो इल्तुतमिश था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से थी? तो राजवंश की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको पता है कौन सा? तो मामलुक वंश था। और उसी को एक और नाम क्या बोलते थे? क्या आपको याद है? क्या आप बता सकते हैं? तो उसको कहते हैं दास वंश या गुलाम वंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, यानी कौन सी विशेषता है जो कि एकता प्रथा में नहीं आता है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि भूमि के टुकड़ा, यानी एकता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। उसके बाद है कि सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, तो ये एक बुक था जिसके अंदर जो है एकता व्यवस्था यानी कैसे जो है भूमि से टैक्स लिया जाए उसके बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। तो ये वाला जो कथन दे रखा है ना, ये बिल्कुल गलत है, तो ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला है कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये सही है। बाकी जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं ये गलत है। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की है? तो इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया आपके लिए। तो आंसर की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, राजिया सुल्तान। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, इन तीनों ने जो है दिल्ली के ऊपर शासन किया हुआ है, लेकिन जो ये गौरी वंश है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज नहीं किया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हौज ए सुल्तानी डैश है? तो हौज ए सुल्तानी क्या है? तो एक प्रकार का ये बड़ा सा जलाशय है, नाम से भी क्लियर है, हौज यानी बड़ा सा हौज। हौज का मतलब ही हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत बड़ा कुछ बात हो रहा है। उसके बाद है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया था? उसे जो है इक्तादारी कहा जाता था। इक्तादारी प्रथा बिल्कुल फेमस था, तो इसको क्या कहते थे? इक्तादारी प्रथा कहते थे। अगला सवाल है कि डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक वही जो उसका संस्थापक होंगे, तो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा? तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया हुआ था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 50, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक उस टाइम जो है रामचंद्र देव हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और फाइनली हमें बताना ये है कि कौन कौन से ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। तो देखते हैं पहला कथन क्या कहता है कि दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रण के लिए उसने बाजार को सहना और उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। तो बाजार को जो है उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला कथन और दूसरा कथन यहाँ पे दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए हुए थे? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद है कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया हुआ था? ये बख्तियार खिलजी वही है, पहचानते हो या नहीं पहचानते हो?
कौन? जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, वहाँ के जो लाइब्रेरी थे उसको जला दिया। ठीक है, तो ये वही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बंगाल के किस शासक को पराजित किया हुआ, तो इसने किया हुआ था लक्ष्मण सेन को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अलाई के दरवाजे का निर्माण किसने किया हुआ था? तो अलाई के दरवाजा है, इसका निर्माण किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है कि हजार दिनारी किसे कहा जाता था? हजार दिनारी की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाता था मलिक काफूर को। ऐसा इसलिए था ना कि इसको हजार दिनार के अंदर जो है खरीदा गया था, यानी गुलाम के रूप में से खरीदा गया था, इसलिए हजार दिनारी कहा जाता है। तो ये मलिक काफूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये वही मलिक काफूर हैं जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा हुआ था। कहाँ पे? दक्षिण भारत भेजा हुआ था। उसके बाद है एक नए कर विभाग दीवान ए मुस्तक राज का गठन किस सुल्तान ने किया हुआ था? तो दीवान ए मुस्तक राज का जो गठन किया हुआ था ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया हुआ था? तो दाग तथा हुलिया प्रथा का जो प्रचलन किया हुआ था ये किया हुआ था किसने? तो ये था खिलजी। ठीक है, तो शासक कहूँ तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा लिख लीजिएगा इसको, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है कि किस शासक ने अपना उल्लेख अपने अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में किया हुआ था? सीधा सीधा आपको ये पूछ रहा है कि सिकंदर द्वितीय के उपनाम से किन को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को ऐसा बताया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा हुआ था? तो एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसने कि 8 सुल्तान का काल देखा था, 8 सुल्तानों का समय देखा था, उसके कार्यकाल को देखा था, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो बरनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, तो जियाउद्दीन बरनी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसने पद्मावत की रचना की हुई थी? तो पद्मावत की जो रचना की हुई थी ये था कौन? तो ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि खुसरो खां की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली हुई थी? तो तुगलक वंश की जो नींव डाली हुई थी ये था गाजी मलिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सतपति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो अगर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मध्यकालीन भारत में शब्द फानम किसे निर्दिष्ट करता था? तो ये जो फानम है ना, ये फानम शब्द बताता था सिक्के को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, एमबी के, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो अमीर खुसरो जो रहा करता था ये ऐबक के दरबार में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में अमीर खुसरो रहा करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से ये उपाधि किसे दिया गया था? तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये जो उपाधि दिया गया था ये दिया गया था जमाल उद दीन याकूत को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रानी पद्मावत का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावत का संबंध जो है ये चित्तौड़गढ़ से है। कहाँ से? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया हुआ था? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के काल में। आपसे सीधा सीधा सवाल ऐसे ही पूछता है कि मोरक्को किस देश से आया था या किस देश का यात्री था, सीधा सीधा सवाल ऐसे पूछता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो जब इब्न बतूता आया था वही देखा हम लोगों ने अभी तुरंत, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, MBT। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी तो ये किसने किया हुआ था? तो इसका संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इसी को हसन गंगू भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि दिल्ली की सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया हुआ था? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी FST।
अगला सवाल देखते हैं, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया, इब्न बतूता किस देश का था, तो ये मोरक्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो गाजी मलिक की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है तुगलक वंश का संस्थापक। और जैसे ही ये क्या करता है कि सत्ता में आता है, यानी बागडोर संभालता है, तो ये गाजी मलिक जो है अपना नाम बदल के क्या रख लेता है, तो गयासुद्दीन तुगलक रख लेता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं कि कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये श्रेय जो है गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो उपनाम है इसको कहते हैं मनियारों का राजकुमार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, तो मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रणथंभौर। ठीक है, तो रणथंभौर कहाँ पे मैच करेगा, तो ये करेगा आपका हमीर देव के साथ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ मैच करेगा किसके साथ, तो राणा रतन सिंह हो जाएगा। उसके बाद है देवगिरी। देवगिरी जो मैच करेगा ये करेगा राजा रामचंद्र से, राजा राय रामचंद्र से। उसके बाद गुजरात हो जाएगा आपका कर्णदेव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बिल्कुल ये आपका डी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दिल्ली के कि सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया हुआ था। तो ये किसने लगाया हुआ था, तो ये लगाया हुआ था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इकता व्यवस्था का जो शुरुआत किया हुआ था किसके द्वारा, तो ये था इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस इकता इसे इल्तुतमिश। अगला सवाल देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। अब यहाँ पे जो है बात हो रहा है पूरा किसने करवाया। स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा कौन करता है, तो ये करता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा जाता है। तो सबसे बड़ा विस्तार देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग करना शुरू किया था। तो ये किया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय इस्लामिक शिल्प कला जो कि कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर हैं, तो भारत के किस युग से संबंधित है, तो ये हैं दिल्ली सल्तनत के युग से संबंधित है, दिल्ली सल्तनत के काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश के द्वारा मारा गया। तो किसके द्वारा मारा गया था युद्ध के दौरान, तो ये हो जाएगा बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के बाद क्या होता है कि बाबर के आते ही भारत के अंदर जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। उसके बाद है कि पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी हुई थी। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है ये अल बैरूनी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की अवधि जो है ये स्टार्ट जो होती है ये 1206 से होती है, और 1206 से लेके कहाँ तक, तो ये होती है 1526 तक। तो ऑप्शन नंबर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। तो सिकंदर लोदी किस उपनाम से करता था, तो इनका कविताओं का जो संग्रह था इसको गुलरुखी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये कृषि से संबंधित है। का से कोही, का से कृषि। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो ये काम किया हुआ था सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे। तो अफगानी शासक की अगर मैं बात करूँ तो ये था सैयद जो थे ये अफगान मूल के शासक थे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था, तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, आप हमें कमेंट कीजिए कि जो लोदी वंश है इसके संस्थापक कौन थे। आप हमें तुरंत अभी कमेंट कीजिए। अगला सवाल है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता
थे। तो हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन थे, तो अमीर खुसरो हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। ये जो दाम था ये ताम्र की मुद्रा हुआ करता था जिसको दाम कहते थे, और देसाई किसको, तो राजस्व अधिकारी को बोलते थे। दीवान किसको, तो ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख को बोलते थे, जबकि जरीब जो है ये एक प्रकार का कर नहीं था। तो ये ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे गलत दे रखा है, हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में कौन से मानक सिक्के प्रचलित थे, तो सल्तनत काल में जो सिक्के चला करते थे ये टांका था, ससगनी था, जीतल था, ये सारे के सारे सिक्के चला करता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो सैयद वंश की संस्थापक की अगर मैं बात करूँ तो ये था खिजर खां, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की हुई थी, तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का। आपने नाम सुना होगा, कौन सा, फिरोजाबाद का नाम सुना होगा, नाम सुना या नहीं सुना है, तो इन्होंने ही बसाया। अगला सवाल की बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया हुआ था, तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है, तो बिल्कुल आप सिंपल इसको इजीली बता सकते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सैयद वंश हो जाएगा। सब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस काल की कला की उन्नति सर्वाधिक होती है, तो सल्तनत काल के दौरान अगर देखा जाए तो ये जो है आपका स्थापत्य कला, इसकी उन्नति सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आईने उल मुल्क मुल्तानी निम्न में से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के अधीन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तोता ए हिंद किसे कहा गया था, तो तोता ए हिंद की अगर मैं बात करूं तो ये कहा गया था किसको, अमीर खुसरो को कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा गया था, तो किस काल को कहा गया था अमीरों का स्वर्ण काल, तो अमीरों का स्वर्ण काल कहा गया था लोधी काल को। लोधी वंश का जो शासक था उस पूरे काल को कहा गया था अमीरों का स्वर्ण काल। तो चलिए अगला देखते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें भी बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। वीडियो जब बना कर लाते हैं, मैराथन लाते हैं, तो बहुत सारा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, एडिट करने में। सो आप हमारी इस मेहनत के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि जिसने कि अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो ये कौन है, तो अमीर खुसरो है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया हुआ था, हम लोगों ने पीछे देखा हुआ था कब किया हुआ था, तो 1358 ईस्वी में की 98 में किया हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान देता है। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ ना, तो इब्न बतूता का जो रिहला नामक पुस्तक है इसके बारे में, यानी इस पुस्तक से जो है यहाँ पे हमें MBT के यात्रावृत्त के बारे में हमें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, देन फिर हमें इसे क्या करना है कि इसे सजाना है, अरेंज करना है टाइमिंग के अनुसार। तो चलिए इसको सजाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कुतुब मीनार, यानी सबसे पहले आपका कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा, यानी ये 1 नंबर पे आपको इसको लिखना है। तो 1 नंबर पे देखिए कहाँ कहाँ है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसके बाद जो आपको लिखना है वो कौन सा, तो उसके बाद लिखना है तुगलकाबाद का किला हो जाएगा, ये 2 नंबर पे लिखना है। इसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, तो लोधी बाग में बड़ा गुम्बद, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। और अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो MBT राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने क्या किया हुआ था, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया हुआ था। उसके बाद है तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो तौल माप की जो सबसे छोटी इकाई थी उस टाइम हुआ करती थी, ये था रत्ती। अभी बोलते हैं ना हम लोग कि रत्ती भर भी ज़मीन नहीं देंगे,
तो ये जो रत्ती वर्ड यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं क्या था, सल्तनत कालीन हुआ करता था ये इकाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग जो कि अभी वो पौवा यूज करते हैं, अद्धा यूज करते हैं, शेर यूज करते हैं, वो सारे के सारे जो इकाई यूज करते हैं ना कहीं हमारा इतिहास का देन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि काकतीय वंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो काकतीय वंश का अंत किया जाता है दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी के नाम से जो कविताओं का संग्रह था ये किसका था, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी, जिसने क्या किया था, आगरा को बसाया हुआ था। उसके बाद है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर का अंतिम शासक कौन था, तो ये था हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था। तो पहला सुल्तान बोल रहे, शासक नहीं। तो पहला सुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये सिंचाई के लिए बहुत सारा काम किया होता, खेती के लिए, सिंचाई के लिए इसने बहुत बढ़िया काम किया हुआ था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी। दिल्ली सल्तनत की अगर दरबारी भाषा की बात करूँ, ये एसएससी जीडी के अंदर मुझे याद है कि एक बार पूछा गया था मुझे। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका फारसी भाषा था दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद में दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो विरोधों का मिश्रण बताया है इसको मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनाम की भूमि किसे दी जाती थी। तो इनाम की भूमि जो दी जाती थी ये धार्मिक एवं विद्वान व्यक्तियों को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पंजाब में हिंदू शाही राजवंश किसने स्थापित किया हुआ था। तो ये किया हुआ था कल्लर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। तो अल बैरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद किन विषयों की समीक्षा की गई है। यानी ये कह रहा है कि जो किताब उल हिंद है इसमें किस बात की जिक्र है। तो इनमें जो है भारतीय दर्शन हो गया, भारतीय इतिहास एवं भूगोल हो गया, गणित एवं खगोल विज्ञान, इन सभी का जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम क्या है। तो यहाँ पे कोई बड़ा काम तो है नहीं क्रम बताना। गुल खिले तुम शायद लोगे, यानी गुलाम वंश सबसे पहले होना चाहिए, यानी एक नंबर पे। उसके बाद फिर गुल खिले यानी खिलजी एक, उसके बाद दो आना चाहिए। तो आप देख लो ना केवल ऑप्शन नंबर कौन सा है, केवल ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या है कि सल्तनत काल के समय भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं मुगल काल को। तो चलिए इसको देखते हैं और उसके बाद पूरी तरह से इस पे हम लोग क्या करेंगे, कमांड कर लेंगे। और फिर इसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठना, आप टेंशन फ्री हो जाना, और आप जो हैं जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे यकीन मानिएगा कि आप स्कोर करके आएंगे। अगर आपका मुगल काल से सवाल आएगा तो आपका यहाँ से कोई भी नहीं छूटेगा। आप मेरा मैराथन करके जाना, आपका सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो पहला सवाल है आपके सामने में, क्या कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। और इसके ही बाद क्या होता है कि भारत के अंदर जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। अगला है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो खुर्रम देख रहे हैं, खुर्रम जो है ये शाहजहां का नाम था। और सलीम किसका नाम था, आप हमें ये कमेंट में बताइए कि सलीम किसका नाम था। उसके बाद है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी। खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो है ये आपको पता है 1527 ईस्वी में लड़ा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो लड़ा जाता है, एक तो आपका यहाँ पे बाबर हो जाएगा और दूसरा जो है यहाँ पे राणा सांगा हो जाता है। सो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला सवाल वही आपसे पूछ रहा है कि किन के बीच लड़ा गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया हुआ था। तो बाबर ने भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था ये 1519 ईस्वी में किया हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी और इस पुस्तक का क्या नाम है। इसका जो पुस्तक था वो था बाबरनामा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया हुआ था। तो तुलगमा पद्धति का जो यूज किया हुआ था इसने, ये किया हुआ था पानीपत का, कौन सा युद्ध था, क्या पानीपत का युद्ध था, बिल्कुल। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर किया हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये कब होता है, तो 1526 ईस्वी में होता है आपका ये पानीपत का युद्ध। जबकि यहाँ पे बात करूं खानवा का युद्ध तो ये 1527 में होता है। और चंदेरी के युद्ध की बात करूं तो ये 1528 में होता है। घाघरा की बात करूं तो ये 1529 में होता है। और 1530 की बात करूं तो बाबर ही टपक जाता है। अगला है कि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने जो कलंदर की उपाधि धारण किया हुआ था, ये किया हुआ था कब, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की मजार कहाँ पे स्थित है, तो बाबर की मजार जो है काबुल के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ पे हराया हुआ था, तो बाबर ने जो हराया था ये था घाघरा का युद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है अकबर की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा की अगर मैं बात करूँ तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी, तो ये होता है कब, तो 1555-56 में होता है। और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो हुमायूं नामा की रचयिता की अगर बात करूँ तो ये है गुलबदन बेगम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शेर शाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था। तो शेर शाह ने दिल्ली के अंदर जो निर्माण कराया था ये था पुराना किला एक कुहना मस्जिद, ये दोनों का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार राज्य के सासाराम में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो सासाराम के अंदर जो है ये शेर शाह सूरी का क्या है, तो यहाँ पे मकबरा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये शेर शाह सूरी वही हैं जिन्होंने क्या किया था, हुमायूं को नाको दम कर दिया था और मुगल साम्राज्य को एक समय के लिए तो पूरी तरह से इसने नष्ट कर दिया था। लेकिन हुमायूं भाग गया था, भारत छोड़ के भाग गया था, इस कारण पुनः जो है मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। नहीं तो वो एक ऐसा समय था कि वहाँ पे मुगल साम्राज्य खत्म हो सकता था। उसके बाद है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी की अगर बात करूँ तो इसके बाद जो है इस्लाम शाह आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने जारी रखा था। तो किस रूप में जारी रखा था, तो ये था रुपया के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो आज हम लोग यूज करते हैं रुपया, तो इस स्वरूप का शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के द्वारा ही कर दिया गया था। इसके बाद है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। तो यहाँ पे कन्नौज की लड़ाई लड़ी जाती है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो ये कब लड़ी जाती है आपसे ऐसा पूछ रहा है, तो ये 1540 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के समय इसको बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। जीटी रोड कहने का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, तो जीटी रोड का निर्माण जो कराया हुआ था, ये जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, जिसको कि शाही काल में इसका नाम क्या था, तो उस टाइम नाम था इसका, यानी शुरू में जो ये सड़क था ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और उसके बाद अंग्रेजों के टाइम में क्या हुआ कि इसने नाम दे दिया उस सड़क को, क्या नाम दे दिया, तो जीटी रोड नाम दे दिया, जिसका पूरा नाम होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं शेरशाह सूरी अथवा शेर खान असली नाम क्या था। तो इसका असली नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसका असली नाम था फरीद खान। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था अब्दुल रहीम को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया हुआ था।
तो किसने किया था ये नहीं पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है कि जो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था तो उस अनुवाद का नाम क्या है। तो उस अनुवाद की अगर नाम की अगर मैं बात करूं तो ये नाम है रजनामा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अकबर के दरबार के सुलेखकार का क्या नाम है जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। तो अकबर के दरबार में चित्रकार ये कल्याण दास नहीं हुआ करता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। तो यहाँ पे पानीपत की द्वितीय लड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो 1556 में होता है। तो ये 1556 का जो काल होता है ना, ये अकबर का समय आ जाता है, लेकिन अकबर उस टाइम बच्चा होता है यानी छोटा होता है, तो उसका सेनापति हुआ करता था। तो अकबर के बदले सेनापति, लेकिन नाम तो राजा का ही होगा ना, तो नाम राजा का ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा जाता है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी की अगर मैं बात करूँ तो ये लिखा जाता है अबुल फजल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो ये अकबर के अधीन सेवा, किसके अधीन, ये अकबर के अधीन शासन किया हुआ था यानी सेवा किया हुआ था। अकबर के दरबार में इसने सेवा किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अकबर डैश वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। तो अकबर जो है ये 13 वर्ष की उम्र में जाके सम्राट बनता है। उसके बाद है अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया हुआ था। तो ये किया हुआ था कछवाहों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो इसके सेनापति जो थे ये थे हकीम खान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलते ही राजगद्दी पर बैठाया गया था। तो ये बैठाया गया था कहाँ पे, तो कालानौर में। तो कालानौर है कहाँ पे, तो ये पंजाब में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली करने का प्रचलित आधार था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा हल की संख्या। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तो कौन सा हो जाएगा, टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी। डैश बैरम खान का बेटा था जिसने कि अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बैरम खान की बेटा की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन था भाई, तो ये था अब्दुल रहीम खान खान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अकबर जो है सम्राट कब बना। अकबर सम्राट बनने की बात अगर करूँ तो ये 13 वर्ष की उम्र में बनता है, जो कि कालानौर में इसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और ये 1542 ईस्वी में बनता है, माफ़ करिएगा 1542 ईस्वी में इसका जन्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कब गद्दी पर बैठा ये बात करूँ तो ये गद्दी पर बैठता 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया हुआ था। तो दीन ए इलाही प्रारंभ किया हुआ था इसने 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम जो थी ये अकबर की माँ थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि अकबर की प्रशासनिक सीट कौन सी थी। तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी ये थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पे होता है। तो अकबर का जन्म जो होता है ये अमरकोट में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। तो मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत की जाती है ये अकबर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये किला था दिल्ली का लाल किला। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। गुजरी महल किसने बनवाया था। तो गुजरी महल की अगर बात करूं तो ये मानसिंह ने बनवाया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अकबर के शासन काल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी पारसी भाषा में इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो तारीख ए अकबरी की अगर बात करूं तो ये किसके द्वारा लिखा जाता है ये पूछा है। तो इसको लिखा था आरिफ कंधारी ने लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा।
बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, क्या आप हमें ऐसा बता सकते हैं कि बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अगर पता हो तो तुरंत हमें कमेंट कीजिए। अगला सवाल है कि अकबर के सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो उसके पुत्र यानी सलीम, सलीम मतलब कौन सा सलीम, किसका उपनाम है? मैंने बताया था बचपन का नाम, मूल नाम सलीम किसका था, आपसे पूछा भी था। तो उम्मीद करते हैं आपने आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, यह आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, यानी पूरे विश्व को जीतने वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अकबर के शासन काल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजनामा के रूप में किया गया था? तो रजनामा जो है ये महाभारत का क्या था? अनुवाद था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सलीम शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थापित है? तो अगर आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? तो ये राजा कौन थे भाई? तो ये था राजा वीरसाल। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के राव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर ने स्वयं मारा था आदम खां को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस अंग्रेज का नाम बताया जिसने की गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है राल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अपनी अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? तो आंसर की बात करूँ ये इतिहासकार जो थे ये था बदायूनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? तो दहसाला प्रथा की जो शुरुआत की जाती है यह 1580 ईस्वी में की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो एकमात्र हिंदू राजा जो था ये कौन था? तो बीरबल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जो वो कहानियाँ पढ़ते हैं ना अकबर बीरबल के, तो ये वही बीरबल है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा की अगर मैं बात करूँ तो ये औरंगाबाद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो ये किसने किया हुआ था? तो ये किया हुआ था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? तो जहांगीर ने जो शरण लिया हुआ था ये लिया हुआ था कहाँ पे? तो ओरछा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? तो जहांगीर के पुत्र की अगर मैं बात करूँ तो उन पुत्रों में से एक था कामरान। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन काल में यात्रा की थी? तो जहांगीर के शासन काल में जो आया हुआ था ये कौन आया हुआ था भाई? तो ये आया हुआ था फ्रांसिस्को पैलर्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 का थोड़ा सही कर लीजिएगा, शायद मैं गलत करा गया हूँ। तो जहांगीर का एक पुत्र का अगर नाम, तो ये है आपका खुसरो मिर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट होगा, ना कि आपका यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आप इसको क्या कर लीजिएगा, ए को राइट कर लीजिएगा। ये आपका खुसरो मिर्जा। अगला सवाल है कि नूरजहाँ किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहाँ जो है ये जहांगीर की पत्नी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि जहांगीर ने थॉमस रो को या टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये अवसर जो दिया हुआ था इसे कहाँ पे? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा? तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो ये जो है मेहरुनिसा बेगम, इन्होंने सुसाइड की हुई थी, आत्महत्या की हुई थी। अगला सवाल है कि जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया हुआ था? तो जहांगीर ने पुरस्कृत किया हुआ था वीर सिंह बुंदेला के हत्यारे को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम की अगर बात करूँ तो अर्जुमंद बानो बेगम था। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित किया हुआ था? तो आगरा के स्थान पर इन्होंने जो है दिल्ली में स्थानांतरित किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाया? तो ये चलाया हुआ था शाहजहाँ ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया हुआ था? तो इसको उपाधि दिया हुआ था अंग्रेज़ खान, यानी इंग्लिश खान की उपाधि इसको दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सा सम्राट के रूप में फेमस हुआ? तो राजकुमार खुर्रम यानी खुर्रम जो उपनाम था ये किसका था? तो ये शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के नाम से आगे जाके फेमस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सीधा सीधा ऐसा नहीं पूछा कि खुर्रम किसका मूल नाम है। आप देखो इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज को लेंदी करते जाता है। जैसे जैसे एग्जाम बड़ा होते जाता है तो लैंग्वेज यानी सिंपल सवाल को ही लेंथी बनाता है। सो आप इस मैराथन को अच्छी तरह से कीजिए। आपका सारा का सारा सवाल जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ बस जुड़ जाइए और भरोसा रखिए। और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा ना आगे, आप मेरे सारे मैराथन को अच्छे से लगा कर जाइए, एकदम याद कर जाइए, घोर कर पी जाइए। और आपको अगर फ़ायदा नहीं होगा ना, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और हमारी मेहनत आपको लग रहा हो अच्छा, तो इसके लिए हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली के लाल किले की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। अच्छा, आप हमें कमेंट कीजिए कि जो आगरा का लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से जो जाना जाता था ये था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा सिकों को दफनाया गया था दिल्ली के अंदर। दा से दारा सिकों और दा से दिल्ली। उसके बाद है निम्नलिखित युद्धों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट को सही उत्तर चुनिए। तो चलिए यहाँ पे कह रहा हमें कि इसको क्या करना है, क्रम में सजाना है। तो चलिए इसको सजाते हैं क्रम से। तो सबसे पहले जो होगा ये आपका हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा, तो ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका सरनाल का युद्ध हो जाएगा, ये 2 नंबर पे आएगा। फिर आपका जो है धर्मत का युद्ध हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर पे। और चौथे नंबर पे आएगा आपका कौन सा? तो जजाऊ का युद्ध हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो 2, उसके बाद आपका जो है 1, फिर उसके बाद 3, 2 1 3 यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित कौन एक दारा सिकों की रचना है? तो दारा सिकों की रचना की अगर बात करूँ तो मज्म उल बहरीन ये आपका दारा सिकों की रचना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुआ था? तो चिकित्सक के रूप में जो जुड़ा हुआ था ये कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया हुआ था? तो अहमदनगर पर आक्रमण किया हुआ था 1633 ईस्वी पर। बिल्कुल सिंपल सा है, कैसे याद रखना है? तो 16 दूनी 32 यानी डबल करके +1 कर दीजिए। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं कि डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। तो औरंगजेब ने किसको कैद किया हुआ था बाकी बचे जीवन के लिए? डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो शाहजहाँ को उसने क्या कर दिया था? जो भी जीवन बचा हुआ था शाहजहाँ का, तो अब शाहजहाँ को बोला कि पापा अब आप क्या करो, आपका राज्य ख़त्म हो चुका है, आपका टाइम ख़त्म हो गया है, अब मेरा टाइम आ गया है, आप जो है क्या करो, जाओ कैद होके और कैदी के रूप में जीवन बिताओ। ठीक है, उसके बाद है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया हुआ था? तो चलिए इसका ऑप्शन को देख, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर जुमला। और ये वही हीरे की बात हो रही है जो हीरा अभी कहाँ पे है? तो ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो ये ब्रिटेन के अंदर जो है म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। और ये भारत का है लेकिन ब्रिटेन हमें देता नहीं है। देता इसलिए नहीं है कि ब्रिटेन खुद देना नहीं चाहता था। और जैसे ही 1947 के बाद भारत पाकिस्तान अलग अलग हो जाता है तो पाकिस्तान भी क्या करता है कि उस हीरे के अंदर इसमें हिस्सेदारी मांगने लगता है और
ये मेटर चला जाता है यूएनओ के अंदर। कहाँ पे? यूएनओ के अंदर। और यूएनओ जो है क्या कहता है कि इस मेटर को हम सुलझाएंगे, और अभी तक इसने कोई भी मेटर इस मेटर को सुलझाया नहीं है। और ये म्यूजियम के अंदर ये क्या है? हीरा रखा हुआ है। और वैसे कहूँ तो ब्रिटेन को देने का मन नहीं है। ठीक है, तो मामला इस कारण से फंसा हुआ है। तो चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें जो है अमीर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा की अगर बात करूं तो इसका लेखक जो है इनायत खान। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का चलाया हुआ था? तो चांदी का सिक्का चलाया हुआ था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। माफ़ करिएगा, गलती कर चुका हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये चलाया हुआ था किसने? तो बाबर ने चलाया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे सभी सम्राट पहना करते थे, और उसका नाम क्या था? तो उस सम्मान का जो नाम था वो था खिलअत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे है तबकात ए नासिरी। इसके लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज, बिल्कुल सही है। उसके बाद है यहाँ पे तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तारीख फिरोज शाही, ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया हुआ था? तो ये करवाया हुआ था अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी की मृत्यु हो गई। तो रानी कौन है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये जो है रानी दुर्गावती है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो दिल्ली की मोती मस्जिद की अगर बात करूं तो इसका जो फॉर्मेशन किया हुआ था ये औरंगजेब ने किया हुआ था, जिसको जिंदा पीर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। तो किसको कैद किया था औरंगजेब ने? तो औरंगजेब ने जो कैद कर दिया था अपने पिता को ही कर दिया था, शाहजहां को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार की अगर बात करूँ तो ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया हुआ था? तो इस मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा जाता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? बड़ा ही फेमस बुक है और काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है ये कौन है? तो जयदेव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अली कुली सलीम और अबू तालिम कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये जो कवि थे ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान कवि थे। उसके बाद हैं कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो ये जो आप देख रहे हैं मुगल काल के दौरान जो है शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? तो यहाँ जो विकल्प देख रहे हैं आप जात और सवार, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने कि भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उसका उल्टा क्रम बताना है। ठीक है, यानी अंतिम से पहले की तरफ हमें जाना है। चलिए, तो इसको अंतिम से पहले की तरफ जब लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बहादुर शाह जफर, या जिसको कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय, फिर औरंगजेब, फिर शाहजहां, फिर अकबर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं जोड़ी क्या चीज़ का है। तो मुगल कालीन इमारत और स्थान दे रखा है। ये कह रहा हमसे कि शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में, ये सही है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में, ये भी सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यूपी में है, ये भी सही है।
उसके बाद जहांगीरी महल, ये गलत दे रखा आपका, तो हमारे लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ताजमहल के सुलेखक डैश ने 1648 में इसकी रचना और इसको पूरा किया, तो ये कौन है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा अमानत खान सिराजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया हुआ था? तो ये प्रतिबंध लगाया हुआ था औरंगजेब ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शाहजहां ने दारा सिकों को कौन सी उपाधि दिया हुआ था? तो शाहजहां ने दारा सिकों को उपाधि दिया था शाह बुलंद इकबाल का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो औरंगजेब का पुत्र था अकबर शाह द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? तो औरंगजेब ने सिख गुरु की हत्या की थी, ये था तेग बहादुर। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा हुआ था कि औरंगजेब का एक पुत्र था जिसको औरंगजेब मतलब ये मानता था कि उस पुत्र को, यानी औरंगजेब के उस पुत्र को सिख गुरु ने, गुरु तेग बहादुर ने भड़का दिया, तो ऐसा वो मानता था, इसलिए उसने क्या कर दिया था? इनकी हत्या कर दिया था। अगले सवाल देखते हैं कि औरंगजेब के दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? तो इसके दरबार के अंदर हिंदू सेनापतियों की संख्या सर्वाधिक थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? बात औरंगजेब का हो रहा है, तो औरंगजेब जो है वीणा बजाने में क्या था? एक्सपर्ट था। याद कैसे रखना? तो औरंगजेब के लास्ट में क्या है? ब से बीना, बस सिंपल। और अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? क्या आप हमें यह बता पाएंगे? क्योंकि आपको मैंने पिछले मैराथन में बताया था अकबर के बारे में, तो हमें कमेंट कीजिएगा कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अगला सवाल देखते हैं कि आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आलमगीर की, तो ये आलमगीर उपाधि था औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मस्जिद का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो यहाँ पे देखने वाले हम लोग विजयनगर साम्राज्य एवं आधुनिक भारत का आंदोलन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो ये किसने किया हुआ था? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो इसका हरिहर एवं बुक्का ने किया हुआ था। कब? तो 1336 ईस्वी में किया हुआ था। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का पहला जो राजवंश था ये कौन सा था? तो संगम था। संगम के बाद सुलुभ आता है, सुलुभ के बाद तुलुभ आता है, और तुलुभ के बाद कौन सा आता है? तो अरावेडु वंश आता है। और टोटल जो है 4 राजवंश इसके ऊपर क्या करते हैं? तो शासन करते हैं। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष होती है? तो अभी मैंने बताया कब होती है, तो 1336 में होती है। तो 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की हुई थी? तो इसने किया हुआ था कौन सा? तो गज बेटकर का उपाधि धारण किया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तुलु वंश का संस्थापक कौन सा था? तुलु वंश का संस्थापक की अगर बात करूँ तो ये था वीर नरसिम्हा। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज जो कहा जाता था, ये तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वान कवियों को कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया हुआ था? तो ये भाषा कौन सा था? तो तेलुगु भाषा में किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध, जिसको क्या कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी या बहन या फिर बनहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, तो ये किसके मध्य में लड़ा जाता है? तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा जाता है, ये लड़ा जाता है किनके बीच? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के बीच में लड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? तो हमारे यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने कि तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण किया एवं वर्णन किया था? तो ये किया था किसने? तो सीजर फ्रेडरिक ने किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अराविडो वंश की स्थापना किसने किया हुआ था? अराविडो वंश का जो संस्थापक था ये था तिरुमल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया हुआ था? तो ये आया हुआ था अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के किस नाम में लिपि मिलते हैं? तो शासकों के नाम जो है किस लिपि में मिलते हैं, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये मिलता है नागरी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो विजयनगर शहर जो है ये बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अठवन का अर्थ क्या होता है? तो अठवन का जो अर्थ होता है ये होता है भू राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे। तो ये लोग जो शासन करते थे ये विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे। किस देवता के नाम पर? तो विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। आपने विरूपाक्ष मंदिर का भी नाम सुना होगा। बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्रथम राजधानी हुआ करती थी गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो कहा जाता है अलाउद्दीन हुमायूं को। ऑप्शन यहाँ ए राइट हो जाएगा। बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बरार की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो ये की गई थी फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस चैप्टर को जो है बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए आपको उटपटांग सा लगता है। लेकिन अगर आपको पढ़ने का नहीं मन करता है इन सभी चैप्टरों को, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको मैं ये जो मैराथन के अंदर जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको आप केवल करके जाओ। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यहाँ से जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका बन जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को सीरियसली लो और पूरा का पूरा मैराथन कंप्लीट करके जाओ। और आप अब तक वीडियो देख रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। आप औरों से आगे निकल रहे हो और आप अपने मेहनत पर भरोसा रखो, आपको आपकी जो मंजिल है वो जल्द मिलेगी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो गोल गुंबज का निर्माण कराया था किसने? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा जो निकाला गया था ये निकाला गया था गोलकुंडा के खान से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन यात्रियों में कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया हुआ था? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये कौन है? तो निकोलो कांटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखना? बड़ा ही सिंपल है। इटली से क्या हुआ? निकला और आया कहाँ पे? तो विजयनगर आया। निकोलो यानी निकला। अगला विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेना का कमांडर। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है निकोलो कांटी कौन था? तो निकोलो कांटी की अगर बात करूँ तो ये जो है इटली का एक यात्री था जिसने क्या किया हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया हुआ था? तो कृष्णदेव राय की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो है नांगलपुर का स्थापना किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? मार्को पोलो जो था ये इटली से था, बिल्कुल सही है। उसके बाद इवन बतूता ये मोरक्को से था, ये भी सही है। निकितन जो है ये रसियन था, ये भी सही है। और सईदी अल रईस ये जो है तुर्की से। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विठल स्वामी का मंदिर किस राज्य में था? तो ये जो मंदिर था विजयनगर साम्राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इवन बतूता मोरक्को से था। उसके बाद है बारबोसा पुर्तगाली और निकोलो, इसके बाद है निकोलाओ मानुची ये वेनिसियन। लेकिन जो टैवर्नियर था ये आपका डच नहीं था, तो ये हमारे लिए गलत दे रखा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच को क्या कहा जाता था? तो ये मंच को कहा जाता था महानवमी डिब्बा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे?
तो ये जो प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ हैं, ये देवराय द्वितीय के शासन काल में थे, यानी उनके ही दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देवराय द्वितीय। अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, और जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये था हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, और ये सवाल IAS 2015 का है। अगला सवाल है कि आपका सन 1800 में विजयनगर के भगवानवशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित किया गया था। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये राइट आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो हमारे यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पे मिलता है, तो ये अवशेष हमें हम्पी यानी कर्नाटक में देखने को मिलता है। उसके बाद है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, तो ये देखने को मिलता है हमें विजयनगर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है विजयनगर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि राजाओं ने विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, तो ये सही है। उसके बाद है शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरत्रान उपाधि का प्रयोग किया, ये भी सही है। इसके बाद है कि सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे, नहीं ये नहीं किया जाता था। राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी, तो ये सही है। तो यहाँ पे कथन जो है आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो हमारा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के राजस्व के अधीन शासन किया। तो इसके ऊपर टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया हुआ था, तो कौन कौन, तो संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु, ये क्रम से हैं, तो आप इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत के चांद बीवी संबंधित थी, तो यहाँ पे अगर चांद बीवी की बात करूँ तो ये इनका संबंध जो है अहमदनगर से था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, ये निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, तो अष्ट दिग्गज जो थे ये टोटल जो है 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, तो ये विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। सवाल बहुत बार पूछे गए हैं रेलवे के अंदर, और करंटली यानी लास्टली जो है NTPC में देखने को मिला है। हम्पी डैश राज्य की राजधानी थी, तो ये हम्पी जो है आपका विजयनगर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला है कि कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे, ये जो कृष्णदेव राय है ना विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो कृष्णदेव राय हैं विजयनगर साम्राज्य के अंदर किस राजवंश से संबंधित थे, यानी कौन से वंश से आते थे, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अराविडु, इन 4 में से कौन से वंश से थे ये। अगला सवाल देखते हैं कि देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कांटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था, तो विजयनगर का दौरा इसने 1420 ईस्वी में किया हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया हुआ था, तो ये किसने किया हुआ था, तो कृष्णदेव राय राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी हो जाएगा। उसके बाद है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, तो पहले राजा जो था ये कौन था भाई, तो हरिहर प्रथम था। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था, तो वो इंजीनियर हैं कौन, तो वो इंजीनियर है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे, तो मियाँ मीर की अगर बात करूँ इनका संबंध जो है पंजाब से। उसके बाद है संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मीराबाई की राजपूत कुमारी, मीराबाई कहाँ की राजपूत कुमारी थी, तो मीराबाई की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है मेड़ता, ये बिहार पुलिस के अंदर भी पूछा गया है, तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आंदोलन प्रारंभ होता है पर्सिया से प्रारंभ होता है, यानी फारस। उसके बाद है शिवाजी के समसामयिक मराठा संत कौन था? तो मराठा संत उस टाइम जो था ये था संत तुकाराम। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि गुरु नानक देव सिख धर्म के जिसको प्रवर्तक कहते हैं, तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो होता है ये कहाँ पे? तो तलवंडी में होता है। ठीक है, तलवंडी यानी पंजाब हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं कि डैश को अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो किनको जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है यह है राजा रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाला जो गुरु था वो कौन था? तो ये था गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था? तो आंसर की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन था? तो अमुक्तमाल्यदा की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की जो पदवी प्रदान की गई थी ये किसको? तो चलिए तो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये किया गया था शेख सलीम चिश्ती को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से जो प्रभावित था ये था नामदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इनका जो संबंध था ये था किससे? तो वैष्णव से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे? तो रामानंद के शिष्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है तुलसीदास नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें भी मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। और जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छा कंटेंट लेकर जो कि आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। अभी ये बातें आपको बुरा ज़रूर लग रहा होगा कि मैं बीच बीच में आपको ये बातें बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम बोलता हूँ। तो आप इसे निगेटिव ना लें, पॉजिटिव लें। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहे हैं कि कबीर दास जी ने ग्रंथ बीजक को कितने भागों में बांटा? तो इनकी अगर मैं बीजक की बात करूँ तो बीजक को जो है टोटल इन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि साखी सबद रामायणी किस ग्रंथ के भाग है? ये सारे के सारे जो भाग हैं ना बीजक के भाग है। तो वही 3 भाग की जो अभी बात कर रहा था, तो एक साखी है, दूसरा सबद है और तीसरा रामायणी है। अगला सवाल देखते हैं कि अलवर संतों ने कौन से एक महिला संत थे? तो अलवर संतों में निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला संत की बात हो रही है? तो महिला संत जो थी ये अंडाल थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैतवाद के जनक कौन? बहुत बार सवाल आते हैं। तो अद्वैतवाद के जनक जो हैं ये शंकराचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं मराठा और मुगलों का पतन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने कि बहादुर शाह प्रथम ने कौन सा काम इनमें से नहीं किया था? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सती प्रथा का जो समर्थन है ये बहादुर शाह ने नहीं किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि जहांगीर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मध्यकालीन भारत होते हैं ना वो वनडे एग्ज़ाम के अंदर इससे बहुत कम सवाल रहते हैं। और सवाल अगर रहते हैं वेटेज तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आपका आधुनिक भारत का, और उसके बाद वेटेज जो रहता है जो देखने को मिलता है वो प्राचीन भारत से। सबसे ज़्यादा आपका आधुनिक भारत से देखने को मिलता है, जो कि इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ। इसमें आपका टॉपिक जो है मैंने टोटल जो है 4 चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है, और उसी 4 चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं जो कि आपको मैंने यहाँ पे मैराथन के अंदर कराया है। तो चलिए दूसरा सवाल की बात करते हैं। जहांगीर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? और अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि जिस मराठा ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का पहला तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की, वह कौन था? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यह है बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो आलमगीर द्वितीय की अगर मैं बात करूं तो ये उपाधि जो है अजीजुद्दीन ने धारण किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था क्या कि आलमगीर का उपाधि किसने धारण किया था? क्या आपको अब तक याद है? अगर याद है तो बताइए कि आलमगीर का उपाधि किसने धारण किया था। कमेंट कीजिए हमें कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला है कि राम मोहन राय को अकबर द्वितीय राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? तो राम मोहन राय को, अब देखिए नाम पढ़ने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इनके नाम के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पूरा नाम पढ़ा है राजा राम मोहन राय। तो इनको जो है राजा की उपाधि दिया गया था। किसने? तो अकबर द्वितीय ने इनको जो है राजा की उपाधि दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे, तो चलिए व्यवस्थित करना है तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ जब इसको आप अरेंज करेंगे इनके शासन के अनुसार, तो सबसे पहले जो है आपका जहांदर शाह आ जाएगा। जहांदर शाह जो था आपका वहाँ पे 2 नंबर पे था, ऑप्शन नंबर 2 पे था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आप पहले लिखेंगे तो यहाँ पे आपका केवल ऑप्शन बी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जहांदर शाह होगा, फिर मोहम्मद शाह होगा, फिर अहमद शाह होगा और उसके बाद लास्ट में आपका आलमगीर द्वितीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहला कथन, वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाएं, यही वाला कथन क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो हमारे लिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह किस नाम से जाना जाता था? तो विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जो है इस कारण से इनको जो है रंगीला शासक कहा जाता था। तो आपको ऐसे भी सीधा सीधा पूछा जाता है सवाल कि रंगीला शासक किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मोहम्मद शाह। ठीक है, रंगीला शासक। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा हुसैन अली और अब्दुल्ला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की सीमा की अगर बात करूं तो उसके साम्राज्य की जो सीमा थी ये चांदनी चौक से लेकर पालम तक। तो चांदनी चौक से कहाँ? तो चांदनी चौक से लेकर पालम तक। चांदनी चौक आपका दिल्ली हो गया और पालम आपका गुजरात में आता है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा आप हमें बताइए क्या पालम गुजरात में ही है ना? मुझे लगता है गुजरात में है। अगला सवाल है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। यही चीज़ आपको कहीं पे लिखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? तो द्वितीय की जगह आपको जफर दिखेगा। तो दोनों एक ही है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था नादिर शाह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो रंगून जो भेजा गया था ये था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो आया हुआ था ये अफ़गानिस्तान से आया हुआ था, जो कि हमारा कौन है? पड़ोसी देश है। अफ़गानिस्तान की राजधानी आप कमेंट में बताइए कौन सी है। इसके बाद है कि नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो ये कब किया हुआ था नादिर शाह ने? तो ये किया हुआ था 1739 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की हुई थी? तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो इनकी राजधानी रायगढ़ हुआ करता था। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन के बीच में लड़ाई हुई थी?
तो यहाँ पे अगर मैं उत्तराधिकार की बात करूँ तो ये उत्तराधिकार जो है राजा राम और संभाजी के बीच में लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो पेशवाई को जो समाप्त किया गया था ये 1818 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि को धारण किया हुआ था। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1627 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चौथ क्या है। तो चौथ की अगर बात करूँ तो ये एक प्रकार का कर था और जो कि क्या था, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि का टैक्स यानी भूमि कर था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आप पूरा मध्यकालीन भारत को कितना अच्छे से पढ़ते हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि जब एग्ज़ाम में आपका जो है आप क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आप अगर नहीं भी पढ़ पाते हो और क्वेश्चन बना देते हो तो मायने ये देखा जाता है, मतलब आपका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाता है। जैसे कि गांव समाज में देखा जाता है कि आप पढ़ने में कितना तेज़ थे या नहीं थे, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। फाइनली आप जॉब लिए या नहीं लिया, आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। आपने जॉब ले लिया तो उनका वैल्यू बढ़ जाता है। अब ये कोई तरीका वहाँ पे नहीं देखता कि वो उसने उस जॉब के लिए कितना मेहनत किया नहीं किया, उसको नहीं देखा जाता है। देखा क्या जाता है, तो देखा जाता है कि बच्चा जो है सेटल है या नहीं है। सेटल है तो कहता है कि नहीं, बच्चा पहले जो है पढ़ने में तेज़ होगा तभी तो जॉब लिया, और अगर सेटल नहीं हो पाया है तो ये कहता है कि नहीं पढ़ता था तभी तो नौकरी नहीं हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सुनने का को ना मिले तो आप भी क्या करो कि इन चीज़ों से दूर हटने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। एक अलग लेवल का मेहनत कीजिए, एक सही तरीके से मेहनत कीजिए और सही मार्गदर्शन में कीजिए, क्योंकि पढ़ने को पूरा का पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। और मध्यकालीन भारत छोटे टॉपिक नहीं होते, इनके अंदर पूरा का पूरा अपने आप में ये एक क्या है, तो एक समुद्र है अपने आप में। तो उन समुद्र को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल जो है मैं जितना आपको मैराथन करा रहा हूँ केवल इतना को ही करिए। आपका जो है कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो, कोई सा भी आप इसको लगा लीजिए और एग्ज़ाम दे के आइए, देखिए आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो अष्टप्रधान का जो गठन किया हुआ था ये किया हुआ था शिवाजी ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, एक आपने सुना होगा, आपके दिमाग में चलता होगा, एक था अष्टप्रधान और एक था अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज जो हुआ करता था वो विजयनगर साम्राज्य में आपने सुना होगा अष्टदिग्गज, लेकिन अष्टप्रधान जो है आपको यहाँ पे मराठा साम्राज्य में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि ऊपरी निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करता है। तो ऊपरी का मतलब क्या है, आपसे सीधा सीधा यहाँ पे ये कह रहा है। तो ऊपरी का जो मतलब होता है ना, मराठा शासन के अधीन आधारित भूघृति की एक श्रेणी होती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका नाम जो दिया जाता था चौथ दिया जाता था, जो कि एक प्रकार का कर होता था, और ये कर जो लिया जाता था सुरक्षा के लिए लिया जाता था कि मैं आपका सुरक्षा करूंगा, उसके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो चौथ कर। अगला सवाल है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी हुआ करते थे। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो मजुमदार हुआ करते थे, दबीर थे, वाकनीस थे, सुरनीस थे। तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें अवेलेबल होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। तो आदि ग्रंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक नामक अपना पुस्तक लिखा। तो आलमगीर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है औरंगजेब हो जाएगा राइट आंसर, जिसने की उपाधि धारण किया हुआ था। आपको सवाल भी पूछा था। अगला सवाल है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो यहाँ पे बात हो रही है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक की अगर मैं बात करूँ तो ये हैं दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को कहा जाता था। तो पेशवा को क्या कहा जाता था, तो चलिए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला सवाल है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे शिवाजी।
तो ये जो है जीजाबाई से प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो शिवाजी का जन्म की अगर मैं बात करूँ तो इनका जन्म जो है सिवनेर के दुर्ग में होता है, सिवनेर के किला में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। तो ये संज्ञा जो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था किसने, तो औरंगजेब ने दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी हो जाएगा राइट। अगला सवाल देखते हैं कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया हुआ था। तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि दिया गया था, ये दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किसने नहीं, मतलब किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है माधवराव को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। तो ये युद्ध लड़ा गया था वेलेस्ली के काल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं कि इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो सूरत की संधि कब होती है, तो सूरत की संधि जो है आपका 1775 हो जाएगा। पुरंदर की संधि कब होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1776 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बड़गांव की संधि 1779 हो जाएगा। सालाबाई की संधि 1782 हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि मालवा के सूबेदार जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। तो मिर्जा राजा की जो उपाधि दिया गया था इसे जहांगीर शाह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, याद है या नहीं है, लंपट मूर्ख। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शर्माइए नहीं, चैनल आपका है, आपका अपना परिवार है। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको भी पता है हमें भी मेहनत लगता है आप तक ये कंटेंट लाने में, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और फिर जाके कहीं ना कहीं जो है फाइनली आप तक मैं ये कंटेंट लेकर आ पाता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए सेलेक्टिव चीज़ें लाता हूँ जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। तो सपोर्ट कर दीजिए हमें, और फिर मैं इसी तरह की कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो अगला सवाल है आपके सामने कि अफजल खान की हत्या किसने की थी। तो अफजल खान की हत्या शिवाजी ने किया हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तोरन के किले को शिवाजी ने कब जीता था। तोरन के किले को शिवाजी ने जीता था 16 वर्ष की उम्र में, और सबसे पहला किला इन्होंने ये जीता था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि में कितने किले औरंगजेब को दिए हुए थे। तो औरंगजेब को टोटल जो है 23 किले दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। शिवाजी का राज तिलक संपादित करने वाले पुरोहित का क्या नाम था। तो उनके पुरोहित का जो नाम था वो था गंगा भट्ट। ठीक है, कहाँ के, बनारस के, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजा जयसिंह कहाँ के राजा थे। तो राजा जयसिंह की अगर मैं बात करूँ तो ये आमेर के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खान के अधीन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा बीजापुर। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि शिवाजी के नेतृत्व में सूरत को प्रथम बार कब लूटा गया था। तो सूरत को जो लूटा गया था प्रथम बार, ये 1664 ईस्वी में लूटा गया था। इसके बाद है औरंगजेब द्वारा 1663 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा शाइस्ता खान। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी। तो शिवाजी को जो अंतिम विजय था ये था जिंजी का विजय। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया हुआ था। तो इसको हराया था सलहार के युद्ध में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है। तो शिवाजी की जो मृत्यु होती है ये 1680 ईस्वी में होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 53 की पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच में होती है। पुरंदर की संधि जो होती है ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में होती है, पुरंदर की संधि। तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो सबसे छोटी इकाई थी ये थी हवलदार। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी। तो भू राजस्व की दर थी 2/5 उपज का। ठीक है, उपज का कितना, तो 2/5। निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है।
तो द्वितीय संस्थापक की अगर बात करूँ तो बालाजी विश्वनाथ को जो है द्वितीय संस्थापक माना जाता था। इसके बाद है मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये 1761 में लड़ा जाता है। और 1761 में कब, क्या वो जनवरी, यानी जनवरी में कौन सा दिन था, तो ये भी आपको अब ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज ये आप देख लीजिए कि ये एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है इस तरह के सवाल। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वो किस दिन लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा आपका 14 जनवरी 1761। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, तो वो कौन है, और ये भी सवाल जो है पूछा जाता है। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो वो इतिहासकार हैं काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी। उसके बाद है बेसिन की संधि किनके मध्य होती है। तो बेसिन की संधि की अगर मैं बात करूँ तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये लड़ा जाता है अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा को हराया था। तो तीसरे युद्ध के अंदर जो है मराठा को हराया था अफगानों ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वर्ष डैश में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठा द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कब होती है, और वो भी तीसरा वाला की बात कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1818 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ था। तो ये किया हुआ था 1782 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है। तो ये कौन सी हैं, तो चौथ और सर देशमुखी। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई थी। तो इनकी राजधानी जो है पूना बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो मध्यकालीन भारत का जो मैराथन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आपको क्या करना है, इसको बार बार रिवीजन करना है, इस मैराथन को बार बार रिवीजन करना है। अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से सिलेक्शन लें, तो मैं जितना भी मैराथन अभी लाने वाला हूं, टोटल 10 मैराथन आएगा। उन 10 मैराथन को बिल्कुल घोर कर पी जाइए, और आप यकीन मानिएगा अन्य की तुलना में आपका स्कोर अगर नहीं बढ़ जाएगा तो फिर आप इस चैनल को छोड़कर चले जाना। तो चलिए, आप में से कितने ने इस पूरे मैराथन को लास्ट तक देखा है, आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा अपना नाम के साथ, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, और सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। यह आपका परिवार है, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा मुझे सपोर्ट। तो चलिए फिर आएंगे हम जल्द ही आपका अगला मैराथन लेकर, और ऐसे ही सारे के सारे आपको मैराथन कराऊंगा जो कि आपका चैप्टर वाइज होने वाला है, और आपके लिए बिल्कुल बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा।